कोरोना की मार, संकट अपार, जान से ज्यादा आर्थिक संकट, पटरी पर अर्थव्यवस्था लाने पर मंथन। कोरोना वायरस से दुनिया संकट में है। न सिर्फ जान की हानि हो रही है, बल्कि बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। ऐसे में सरकारों के सामने बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे लाया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने तमाम विभागों के जरिए ये तलाशने की कोशिश शुरू कर दी है कि रेवेन्यू कहां से जनरेट किया जाए, अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए। छत्तीसगढ़ ने चीन छोड़ रही कंपनियों को आकर्षित करने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में उद्योग विभाग की प्रस्तावित योजना को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। विदेशी निवेश लाने तुरंत निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ सचिवों की समिति गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ को कुछ चुनिंदा सेक्टर्स के उद्योग को आमंत्रित करने के लिए पत्राचार करने को कहा है। ऑटोमोबाइल, आयरन और स्टील, भारी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक वायर और ऑप्टिकल फाइबर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए प्रदेश ने कवायद शुरू कर दी है। चीन में विदेशी कंपनियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस माहौल में लगभग 1000 विदेशी कंपनियां भारत में एंट्री की सोच रही हैं। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम की प्रमुख कंपनियों को छत्तीसगढ़ में अपना उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक सुविधाएं और रियायतें भी दी जाएंगी। कहा जा रहा है कि करीब 300 कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने का मूड बना चुकी हैं। मोहन तिवारी के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। कोरोना का टेंशन, अब निवेश पर मंथन। जी हाँ, कोरोना का टेंशन तो साथ साथ चल ही रहा है, लेकिन अब राज्य सरकारों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की भी चिंता सताने लगी है, क्योंकि 40 दिन लॉकडाउन को हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। जो उद्योग है वो ठंडे बस्ते पर इस वक्त चले गए हैं। कामगारों को काम नहीं मिल पा रहा है। सभी चीज लॉकडाउन की स्थिति में है। ऐसे में अब सरकारों के पास रोड मैप बनाने के अलावा कोई चारा भी नहीं कि आने वाले दिनों में किस प्रकार का रोड मैप बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी पहल शुरू भी कर दी है। मुख्यमंत्री ने विदेशी निवेश को सैद्धांतिक मंजूरी भी दी। साथ ही अपने जो मंत्रालय है उनको कहा है, विभागों को, कि वो संभावनाएं तलाशे कि कहां से और रेवेन्यू लाया जा सकता है ऐसे समय में। तो ये तमाम कवायदे हैं। इन्हीं कवायदों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ का जो अर्थ जगत है पटरी पर कैसे आएगा, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या सुझाव हो सकते हैं और दरअसल करना क्या कुछ इसमें चाहिए। खास मेहमान हमारे साथ हैं, परिचय करा देते हैं। किरणमयी नायक जी हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। केदार गुप्ता जी हैं, बहुत स्वागत केदार जी, भाजपा से हैं। और स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। किरण जी, ऐसे माहौल में बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। पूरी तरह उद्योग खोला भी नहीं जा सकता, कोरोना भी सर पर है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही का क्या नतीजा होता है ये पिछले 24 घंटे में दिख भी गया। ऐसे में किस तरीके से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा, क्या चुनौतियां सरकार के सामने होंगी, क्या संभावनाएं तलाशेगी सरकार? देखिए अभिषेक जी, एक छत्तीसगढ़ी कहावत होती है, दुबरला दू आषाढ़। मतलब जो गरीब होता है उसको दो बार बारिश होती है तो उसको नुकसान होता है। ऐसी स्थिति अभी मैं नहीं कहती कि केवल छत्तीसगढ़ में, ये पूरे देश की समस्या बन चुका है कोरोना के कारण। जो काम करने वाले सारे लोग पूरे, केवल छत्तीसगढ़ नहीं, देश और दुनिया में, सब घरों पर बैठे हैं। उनके पास अपने चीजों की, बेसिक बुनियादी चीजों की समस्या है। जब वो काम पर नहीं निकल पा रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में सरकारों को किसी तरह का सहयोग उनसे नहीं हो पा रहा है। और सरकार को गरीब, मजदूर, इन सब की भी देखरेख की चिंता है। उनके लिए नियमित रूप से लगातार आज 40 दिन से ऊपर का समय हो गया, 42 दिन का समय, हर तरह से राशन पानी से लेकर सबका सहयोग देने के लिए भी सरकार को जूझना पड़ रहा है। अब ऐसी स्थिति में सरकार इस चीज को लंबे समय तक कैसे सरवाइव करे और कहां से रेवेन्यू जनरेट हो और कैसे हमारे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। यहाँ पर सवाल केवल रेवेन्यू जनरेट का भी नहीं है। मेरी जो समझ से और मेरे पास जितने
अलग अलग सोर्सेस से विदेशों में भी बात हो रही है, तो जो लोग काम पर आएंगे उनके पास इतना संसाधन नहीं होंगे कि वो घर खर्च और सारी चीजों के साथ अपने कामों को पहले की तरह पटरी पर फिर से ला सके, और उन चीजों में शायद काफी लंबा समय लगेगा। तो एक तरीका इकोनॉमिक रिसेशन टाइप की स्थिति भी रहेगी। अब ऐसी स्थिति में जो विदेशी निवेश की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने सोचना शुरू किया और कवायद शुरू की है, मुझे लगता है कि इसका फायदा छत्तीसगढ़ को बेहतर तरीके से मिलेगा। जितने ज्यादा निवेश करने के लिए कंपनियां तैयार है, क्योंकि चाइना की जो स्थिति इस पूरे कोरोना काल में सामने आई है कि कहीं ना कहीं ये मैन्युफैक्चर्ड वायरस था जिसको उसने पूरे तरीके से विश्व में फैला करके अपनी एक आर्थिक समृद्धि का रास्ता खोला है। तो वो चीज आज नहीं तो कल चाइना का बायकॉट पूरा वैश्विक स्तर पर होने की संभावना ज्यादा दिख रही है, और यही कारण है कि चाइना से कई तरह की कंपनियां भारत आने को तैयार है। तो जब लोग तैयार हैं, जब कंपनियां आएंगी तो वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सही समय पर इसकी कवायद जो सरकार अपने स्तर पर कर रही है, इसका फायदा निश्चित रूप से न केवल छत्तीसगढ़ सरकार को मिलेगा वरन यहाँ के आम जन को भी इसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल, इन तरीकों से फायदा निकाला जा सकता है, ये एक तरीका वाकई में है जिसकी सरकार सोच भी रही है। केदार जी, आपके हिसाब से कौन से तरीके हो सकते हैं जो सरकार को रेवेन्यू देने में मदद करेंगे, साथ ही लोग भी सेफ रहें? देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार जो चीन के उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रही है और उनके लिए नई कार्य योजना बना रही है, वो बहुत अच्छी बात है। परंतु एक कहावत है कि ये दूर की कौड़ी है। आज आवश्यकता है कि आज हमारा रेवेन्यू जनरेट हो, रेवेन्यू के साथ लोगों को काम मिले जो बंद हो गया है, और अर्थव्यवस्था लगभग पटरी में लाने जैसी बातचीत सभी लोग कर रहे हैं, सभी चिंतित हैं। राजनीति से ऊपर उठकर सब लोग चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से चाइना का विरोध होना चाहिए। चाइना से पूरे देश वालों ने, सभी विश्व के देशों ने ये मन बना लिया है कि उनका विरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ में हम सब मिलकर ऐसे उद्योगपतियों को विश्व के आमंत्रित भी करें, बहुत अच्छी बात है। और राजनीति से ऊपर उठकर सारे लोग मिलकर इसके लिए काम करें, पर वो दूर की कौड़ी है। कब आएंगे, कब डिसाइड होगा? आज जो लोग काम कर रहे हैं, जो आज उद्योगपतियों की मांग है, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि एक मैक्सिमम डिमांड चार्ज लगता है इलेक्ट्रिसिटी का उद्योगपतियों को। पिछले 1 महीने से सारों के यूनिट बंद है, और वो एक बड़ा, जैसे आपने कितना केवीए लोड लिया है, तो किसी का 2 लाख 2.5 लाख से लेकर, और जो स्पंज आयरन और बड़े बड़े फर्नेस हैं, उनका मैक्सिमम डिमांड चार्ज की आप मील चलाएं या ना चलाएं, 1 करोड़ और 1.5 करोड़ रुपए भी है। चाहे आपकी बिजली चालू रहे, फैक्ट्री चालू रहे या ना रहे, उस पर लगातार उद्योगपतियों ने छूट की मांग की है कि वो एक छूट हमको मिल जाए तो हम पुनः उद्योग को चालू कर सकेंगे। नहीं तो बंद उद्योग में इतनी बड़ी मार कि लेबर का पेमेंट भी देना है, बिजली नहीं जलाई फिर भी उसके मैक्सिमम डिमांड चार्ज पटाने हैं, करके उद्योगपति उद्योग चालू नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, अगर सरकार पिछले महीने उसमें छूट देती है तो आने वाले महीनों में कि कभी लेबर नहीं होंगे क्योंकि सब अपने गांव पलायन कर चुके हैं जहां के लेबर थे। फिर जो रॉ मटेरियल है वो ट्रांसपोर्टिंग के कारण कम और ज्यादा हो सकता है कि मील 15 दिन चले, 20 दिन चले, पर वो डिमांड चार्ज पूरा 30 दिन का लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं एक सकारात्मक बात कर रहा हूँ कि ये कोई विरोध या आरोप नहीं है, क्योंकि हम सब अभी एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। और मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, श्रीमती किरणमयी जी का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि अगर इन समस्याओं से उद्योगपतियों को उबारेंगे तो मैं समझता हूँ कि उद्योगपति फिर से पूरे ऊर्जा और उमंग के साथ प्रयास करेंगे, और जो रेवेन्यू जनरेट है वो इंडस्ट्री से भी बहुत ज्यादा होता है। और जो हमारे यहाँ स्थापित हैं, निश्चित रूप से चीन से आए, सबका स्वागत है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में हम खाली उन्हीं का इंतजार करें और अपने प्रदेश में जो समस्याएं हैं उसकी तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी सुधर जाएगी। दूसरी बात, जो एक चिंता का विषय है कि अर्थव्यवस्था के लिए शराब की दुकानों को खोल देना और उसका टाइम सुबह 8 बजे से रख देना,
और होम डिलीवरी देना, तो ठीक है, हम तो ये मांग करते हैं कि ये कांग्रेस सरकार जिस आधार पर बनी है शराबबंदी की, वो पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। परंतु वो पूर्ण शराबबंदी अभी नहीं कर पा रहे हैं, कह रहे हैं 5 साल हमारे पास है, पर महिलाएं इतना विरोध कर रही हैं, तो समाज की बात को तो सुनना पड़ेगा। और अर्थव्यवस्था के लिए एक समाज को, एक घर को पूरी तरह बर्बाद करें और खाली अर्थव्यवस्था की चिंता करें, तो ये उपयुक्त नहीं है। इसके समय में थोड़ा प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। सरकार को इसके बारे में चिंता करना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि हमारी मांग है पूर्ण शराबबंदी करो, कल बंद करो, आज बंद करो, पर समाज की चिंता तो करो। अगर महिलाएं उरला में जो ट्रांसपोर्ट नगर है वहां पर खड़ी होती है, उसके बैरिकेड तोड़ देती हैं, और जो महिला, भारत की महिला, हिंदुस्तानी महिला जो एक गृहिणी होती है, संस्कृत होती है, घर से नहीं निकलती, अगर वो घर से निकल रही है तो उसका रवैया और उसे नुकसान कितना हो रहा है शराब से उसके परिवार को। ये अहम चीज यहाँ पर है कि लोगों को सेफ भी रखना होगा, जो ऐसा आप बता रहे हैं, और अर्थव्यवस्था को भी देखना होगा यहाँ पर, ये बड़ा अहम चीज है। धर्मेंद्र जी, एक सवाल है, राहुल गांधी ने अभी रघुराम राजन से भी बात की, अभिजीत बनर्जी से भी बात की, दोनों की एक कॉमन बात थी कि लोगों के हाथों तक सीधे पैसे पहुंचाने चाहिए, ताकि लॉकडाउन जब खुले तो लोगों के पास खर्च करने की क्षमता हो। क्या ये तरीका पॉसिबल हो सकता है कि सीधे लोगों के हाथ में पैसे पहुंचाया जाए? ये भी एक तरीका हो सकता है अर्थव्यवस्था सुधारने का। जी देखिए, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार दोनों गरीब लोगों के हाथों तक सीधे पैसा पहुंचाने की योजना पर काम भी कर रहे हैं। किसानों को केंद्र सरकार की योजना के तहत पैसा मिल रहा है, राज्य सरकार भी गरीबों के खाते में पैसा डाल रही है। लेकिन इस समय राज्य सरकार के सामने समस्या ये है कि राज्य सरकार के अर्थव्यवस्था को चलाने की जो प्रमुख संसाधन है वो या तो पेट्रोलियम पदार्थों के वेट से आता है, कारोबार के जीएसटी से आता है, या शराब के एक्साइज से आता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में माइन मिनरल्स का रॉयल्टी का पैसा आता है, और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो लाइसेंस परमिट का पैसा है वो भी एक बड़ा हिस्सा होता है, और बाकी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के पैसे हैं और बाकी जो दूसरे सेक्टर से आते हैं वो काफी कम होता है। इस समय पेट्रोल डीजल की खपत बहुत कम है, कारोबार लगभग आधा बंद है या लगभग 75% ठप है, और शराब दुकानें अभी 40-42 दिनों के बाद अभी खुली है। तो ऐसे में राज्य सरकार को अपने तमाम जो गतिविधियां हैं, विकास के काम है और जो जन कल्याणकारी योजनाएं उसको चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से 30,000 करोड़ रुपए की मांग की है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ये जानती है कि केंद्र सरकार के भी जो रेवेन्यू के सोर्सेस हैं वो लगभग इस समय ठप पड़े हुए हैं। ऐसे में इतनी बड़ी मदद केंद्र से मिलेगी इसकी संभावना कम ही है। मुख्यमंत्री ने पत्र लिख करके ये कहा है कि 30,000 करोड़ रुपए, उसमें से 10,000 करोड़ रुपए तत्काल मदद चाहिए। तो ये मदद फिलहाल नहीं मिलने वाली है, या मिलेगी तो उस पर बाद में फैसला होगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे सेक्टर की तलाश कर रही है जिससे नए रेवेन्यू के सोर्सेस जनरेट किए जा सके, चाहे वो छोटे छोटे सोर्सेस हो सकते हैं, थोड़ी थोड़े राशि हो। इस दिशा में काम शुरू भी हुआ है। जल संसाधन विभाग ने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर यानी जो पानी की बोतल है उस पर 30 पैसे प्रति लीटर टैक्स लगाने का एक फैसला किया। इसी तरीके से मक्के के प्रोसेसिंग पर आधा % टैक्स लगाने का फैसला किया है। इसी तरीके से कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक लेकर के ये कहा है, तमाम विभागों से कहा है, तमाम मंत्रियों से कहा है कि जिन सेक्टर्स में थोड़ी बहुत भी रेवेन्यू बढ़ाने की गुंजाइश हो, जिसका बहुत ज्यादा भार जनता पर न पड़े, उद्योग पर न पड़े, कारोबार पर न पड़े, ऐसे सेक्टर तलाशे जाएं जो इस समय छूटे हुए हैं। तो वो सारे सेक्टर अब तलाशे जा रहे हैं। सभी मंत्री अपने सचिवों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक करके वो उन पॉइंट्स की तलाश कर रहे हैं जहां से थोड़े बहुत नए रेवेन्यू जनरेट किए जा सके और उसका असर आम लोगों पर न पड़े और उससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ी मदद मिले। रेत का एक मामला था, पिछले साल कांग्रेस की सरकार बनते ही रेत से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की गई थी, कुछ हद तक सफलता भी मिली है और उसको बढ़ाने की कोशिश भी लगातार चल रही है। लेकिन चूंकि अभी कंस्ट्रक्शन का सारा काम लगभग ठप पड़ा हुआ है, ऐसे में रेत से बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलने वाला नहीं है। तो सरकार ऐसे सेक्टर्स की तलाश कर रही है जहां से रेवेन्यू मिल जाए। जैसा किरण में नायक कह रही थी कि इंडस्ट्री यहाँ आमंत्रित किए जा रहे हैं, तो उसमें जो कोर सेक्टर की इंडस्ट्री है उसके लिए छत्तीसगढ़ में लगभग संभावनाएं समाप्त हैं। तो स्टील और पावर सेक्टर में जो इंडस्ट्री आने की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार उसको प्रमोट करने वाली नहीं है। ऐसे में जो क्लीन इंडस्ट्री है वो यहाँ बुलाए जाएंगे। वो एक लंबी प्रक्रिया है, इंडस्ट्री आएगी,
एमओयू होगा, उनको जमीन अलॉट होगा, प्लांट लगेगा, उसके लिए स्किल्ड मैन पावर यहाँ कितना उपलब्ध है, जब प्रोडक्शन शुरू होगा तब उससे टैक्स मिलेगी, तो वो तत्काल राहत उससे नहीं मिलने वाली है। लेकिन राज्य सरकार तत्काल राहत की जो सेक्टर है उसकी तलाश शुरू कर चुकी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि भूपेश बघेल की सरकार ने जो कोशिश शुरू की है उसमें हो सकता है कि कुछ विरोध समर्थन के साथ साथ सारे लोग इस बात पर सहमत होंगे कि जो सेक्टर छूटे हुए हैं टैक्स लेने से, उन सेक्टर्स की तलाश की जा रही है ताकि वहां से रेवेन्यू जनरेट हो सके। और जो जन कल्याणकारी योजना है, खासतौर पर यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बाकी कंस्ट्रक्शन की बातें छोड़ भी दें, तो जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको चलाने के लिए राज्य सरकार के पास जो धन की कमी होने वाली है उसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है। इस दिशा में काम शुरू हुआ है और इसकी सराहना की जानी चाहिए, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। यहाँ पर आपने कही जो सेक्टर्स आपने बताए, रिजर्व बैंक ने भी हालांकि कहा है और ये भी देखा गया है कि मनरेगा में भी सबसे ज्यादा काम छत्तीसगढ़ ने दिया, आर्थिक स्थिति अच्छी है, रिजर्व बैंक कह रहा है। किरण जी, आपसे सवाल ये होगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहुत अच्छी है, मजदूरों के हाथों तक पर्याप्त पैसा उन्होंने पहुंचा दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से एक वर्ग जो है शहरी वर्ग है या मध्यम वर्ग है, रोजगार वहां भी जाएंगे, नौकरियां वहां भी जाएंगी, बड़ी तादाद में जाएंगे, उनके लिए भी क्या कुछ व्यवस्था की जा सकती है? उनके हाथों में पैसे पहुंचाए जा सकते हैं, उनके लिए भी कुछ सोचा जा सकता है, क्योंकि ये वर्ग बार बार छूट जाता है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि मध्यम वर्ग कहीं ना कहीं छूटता है, परंतु छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो लगभग हमारी 85% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों की है और इनके आर्थिक वृद्धि की दिशा में हमारी सरकार तो पहले दिन से ही काम कर रही है। जो आज छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी अभी भी नहीं दिखी कोरोना काल में, जिसकी सराहना रिजर्व बैंक ने भी किया है और वैश्विक स्तर पर भी इसकी सराहना हुई है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि सभी की जेबों में पैसा पहले ही दिया जा चुका है। जो धान की खरीदी मूल्य से लेकर के जो कर्ज माफी, इन सारी योजनाओं की वजह से सबके पास सक्षमता है। अभी यदि आप लॉकडाउन की स्थिति में, आप लोगों ने पता नहीं उसका एनालिसिस किया कि नहीं, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि जितनी शहर में राशन और खाद्य सामग्री वितरण के काम हो रहे हैं, वैसी नौबत ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं आई है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में लगभग हर परिवार के पास में अपने राशन और भोजन की व्यवस्था रहती है। इक्का दुक्का कुछ लोग होते हैं, तो ग्रामीण स्तर पर भी शासन ने जो व्यवस्था की है उसका फायदा उनको मिल गया है। तो जितना संघर्ष शहरी क्षेत्रों में देखने को मिला कि भोजन की व्यवस्था, पके भोजन के पैकेज बांटने से लेकर सूखा राशन बांटने तक के जो भी आयोजन हुए हैं, वो लगभग सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी नौबत नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं शासकीय स्तर पर जो शहरों में संघर्ष ज्यादा है, तो क्या शहरों में ये जो संघर्ष खत्म करने के लिए केदार जी कुछ किया जा सकता है? नहीं, देखिए किया, बिल्कुल। केदार जी से पूछ रहे हैं क्या? जी 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 केदार जी आवाज आ रही है? हाँ, देखिए निश्चित रूप से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात चल रही है, मनरेगा का पूरा पैसा केंद्र सरकार से आता है और जो रिजर्व बैंक ने तारीफ की है तो मनरेगा को काम के आधार पर की है। दूसरी बात, जो 1 हेक्टेयर के किसानों को मोदी जी के द्वारा उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, वो एक आर्थिक व्यवस्था और गांव के लोगों को समृद्ध और उनकी आवश्यक चीजों को खरीदने के लिए वो पैसा उपलब्ध होता है। तीसरा, जनधन खाते में जो 1500 रुपए डालने की बात केंद्र सरकार ने की थी और उसकी दूसरी किस्त भी आ गई है, तो निश्चित रूप से जो अति गरीब लोग हैं उनके पास सीधे हाथ में पैसा पहुंचाने की जो आप चिंता कर रहे थे, स्वाभाविक है, वो बहुत बड़ी चिंता है और उसके लिए केंद्र सरकार ने पूरा इंतजाम पहले लॉकडाउन के बाद से ही प्रारंभ किया, जो आज तक चल रहा है। परंतु हम जो मिडिल क्लास की चिंता कर रहे हैं कि उनके हाथ में कैसे पैसा आए, तो मैं समझता हूँ कि जब तक के उद्योग और बाकी चीजें नहीं खुलेगी, जैसे बहुत दुख की बात है कि आप शराब की दुकानें खोल दे रहे हैं पर इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और ज्वेलरी इसको बंद कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में 18% जीएसटी है, तो कहीं ना कहीं वो व्यापारी, कपड़े के व्यापारी, ज्वेलरी के व्यापारी आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि शराब की दुकानें खुल गई, सरकार का रेवेन्यू, सरकार की कमाई जारी है, पर हम लोगों का जो स्टाफ है और हम लोगों का जो काम है वो पूरी तरह से बंद है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं
ये जो नीति शराब की दुकानों को खोलने की थी, ये बाकी व्यापारियों के साथ एक भेदभाव कर रही है और कहीं ना कहीं रेवेन्यू बड़ा अहम बातें यहाँ पर जो आप लोगों ने कही। माफी चाहूंगा समय की क्योंकि कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का करना चाहूंगा। बहुत अहम चर्चा हुई है, बहुत अच्छे सुझाव आप लोगों की तरफ से आए हैं। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए निश्चित रूप से इन सभी वर्गों से सुझाव की जरूरत है। सरकारें काम भी कर रही हैं और जैसा कि हमारे प्रवक्ता भी कह रहे थे कि सभी को मिलजुल कर इस वक्त अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जरूरत है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी पहले से हालांकि सुदृढ़ है और सुदृढ़ किया जा सकता है। शहरी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उद्योग जगत, इन पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर चुनौती तो है, लेकिन मिलकर अगर चलेंगे, सही उपाय किए जाएंगे, इन चुनौती से धीरे धीरे निकलना आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।